आइए आप सभी का स्वागत है YouTube के एक नए प्लेटफॉर्म NCERT संवाद पर। हम आज लेकर के आए हैं 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सब्जेक्ट साइंस है। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं और उसका एग्ज़ाम नज़दीक है तो मेरी ये सलाह रहेगी कि कम से कम एग्ज़ाम से पहले वो 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य देख लें, जिससे कि एक आइडिया मिल जाए कि कम से कम कौन सा प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, यानी आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इससे हम आपका पीछे 2-4 साल का रिवीजन करा देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। 2025 का साइंस का ये सेट नंबर ई है। ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है और हम चाहेंगे स्पीड से इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है आपका, दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। 1 नंबर में है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है मेढक में, मछली में, पक्षी में, मनुष्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली में। ठीक है, अगला प्रश्न आगे है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? वृक्क, फेफड़ा, यकृत। तो आपको पता होनी चाहिए कि यूरिया जो है इसका निर्माण होता है यकृत में। इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का पुनर्अवशोषण कहाँ होता है? इसका आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा PCT में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं? देखिए, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने वाले तंत्र को जो है हम लोग उत्सर्जन तंत्र के नाम से जानते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उसी प्रकार है, 5 नंबर, मेरुरज्जु। प्रश्न है कि मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो आपको बता दें कि मेरुरज्जु का आघात जब हो जाए तो समझिए कि लकवा का शिकायत हो सकता है। आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि जब भी कहे तो आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा यकृत, अर्थात लीवर। लीवर को ही बोलते हैं यकृत। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अग्ना से मारना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन को क्या कहते हैं? आंसर है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फेरोमोन, फाइटो हार्मोन, एंजाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटो हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। ये प्रश्न संख्या 8 है। इसमें से ऑप्शन है आपका प्याज, आलू, गुलाब और ब्रायोफाइलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। सही आंसर कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मीथेन के अणु का आकार है कैसा है? एक रेखीय, वलयाकार, समचतुष्फलकीय, अष्टफलकीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समचतुष्फलकीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बन के कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयुक्ता। ठीक है, तो आप सबको पता है कि कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है। आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ये प्रश्न पूछा जाता है बारी बारी से, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से, 1 मिनट, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ध्यान रहे, जब संतृप्त की बात हो तो ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा एल्केन। वही अगर एल्कीन और एल्काइन जब
इसके बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या है, ओ संतृप्त है। ये दोनों क्या है, ओ संतृप्त है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन है एथेन, एथाइन, इथीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इथीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रश्न जो है ना आपको देख लेना है और स्पीड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी थी। इसमें से एक कमी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को एक उचित स्थान नहीं मिल पाया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अष्टक नियम। अष्टक नियम का जो अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। याद रखना आपको कि अष्टक जैसे कहेगा तो आपको आंसर मानना है न्यूलैंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बारे में भी प्रश्न पूछता है, डॉबे राइनर के बारे में। तो इसके बारे में आपको आंसर याद रखना है, त्रियक नियम दिया था इन्होंने, त्रिक नियम या त्रियक नियम। ठीक है, ये डॉबे राइनर हो जाएगा। ठीक, अष्टक के लिए न्यूलैंड्स, त्रियक के लिए डॉबे राइनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा। SO2, Na2O, Al2O3 और क्या है NO2। तो इसमें सबसे क्षारीय जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए N2O। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो पता है आपको, किरणपुंज कहते हैं। लेकिन याद रखना है कि किरणपुंज और प्रकाशपुंज, ये किरणपुंज को ही प्रकाशपुंज भी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों। अगला है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो ये सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। अवतल दर्पण है इसीलिए आंसर हो जाएगा अभिसारी। अगर लेंस रहता तो आंसर होता अपसारी। ठीक है, ध्यान देना है कि अवतल जो दर्पण है वो अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी। ठीक है, और अगर लेंस रहता तो हो जाता अपसारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि हेडलाइट में किसका प्रयोग। हेडलाइट कहेगा तो आपको अवतल मारना है, अगर साइड मिरर कहेगा तो उत्तल मारना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि अगर उत्तल रहता तो धनात्मक होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम फास्ट रिवीजन करवा देते हैं ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इसको कई बार देख सकें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिपीट होगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान देना है कि जैसे बोले छोटा बनना है, छोटा के बारे में पूछे तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से उत्तल मारना है। जब बड़ा कहेगा तो अवतल मारना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, वायु में प्रकाश की चाल। वायु में जो प्रकाश की चाल है निर्वात की अपेक्षा होती है। तो ध्यान रहे कि अगर दोनों में देखा जाए तो लगभग समान होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है, लगभग समान होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही होता है दोनों में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, लगभग समान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट। तो जैसे तारों का टिमटिमाना आपको पता होगा अपवर्तन होगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। क्यों? क्योंकि अम्ल में आयनित होता है, विलय होता है और विलय होता है। अम्ल जो है ना जल में घुलकर क्या करता है, आयन प्रदान करता है, आयनित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो लौंग का तेल गंधीय सूचक है, वेनिला ये भी गंधीय सूचक है, शकरकंद ये कोई सूचक नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है 27 नंबर का, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में आपको आंसर मानना है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, फार्मिक एसिड को ही क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल। यहाँ फार्मिक भी रहेगा तो मार देना है फार्मिक। ठीक है, चलिए सिट्रिक के बारे में पूछता है। सिट्रिक सिट्रिक इसमें नींबू में, एसिटिक सिरका में, ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किसको जल में डुबोकर रखते हैं? किसको जल में डुबोकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस, यहाँ क्या है, लाल फास्फोरस, आयोडीन, गंधक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। ये बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसको किस में रखा जाता है? जल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? धातुमल, अधात्री, खनिज। तो याद रखना है गैंग यानी कि अधात्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, Na। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर का, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा कॉपर। सॉरी, इसमें जो है ना कॉपर, ये है चांदी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों हो सकता है। ठीक, तो इसमें से कुछ मिस्टेक है शायद। यहाँ पे होना चाहिए कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जा सकती है। ठीक है, नहीं की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाता लोहा। लोहा के साथ मिश्र धातु नहीं बनेगा। बाकी ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसको। आगे अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? तो आपको याद रखना है कि सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये एक उपधातु होता है। ठीक है, सिलिकॉन Si और जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? उपधातु होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा किस स्थिति, मतलब ये क्वेश्चन है कि एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है किसी भी दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में। आपका यही आंसर हो जाएगा उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि 34 नंबर का प्रश्न है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो यह कंपास की सुई विक्षेपित होगी, धारावाही तार विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगी। तो इसमें से आंसर हो जाएगा कि विक्षेपित होगी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत इन्होंने दिया। ठीक है, विद्युत अपघटन के नियम, बिल्कुल ये दोनों सही है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत मोटर। यहाँ से प्रश्न आता है, ध्यान दीजिए कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। एक पूछता है विद्युत मोटर, ठीक है, और एक जनित्र पूछता है, जनित्र। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जब मोटर पूछा गया है तो ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और जनित्र के बारे में पूछता तो ये लाइन सही होता, यांत्रिक को विद्युत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी क्या संकेत करती है? तो आपको ध्यान देना है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किसी चालक तार के से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? ऊपर नीचे किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं? ऑप्शन है विपरीत प्रकार के, समान प्रकार के,
किसी भी प्रकार के नहीं, नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा विपरीत प्रकार के, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे 39 नंबर का प्रश्न जो है, यह जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय? नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, नवीकरणीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? इसमें नाइट्रोजन है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? समूह 8, समूह 1, समूह 2? तो समूह 2 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? ये बहुत बार पूछता है। आवर्त कहेगा तो 7 मारना है, ऑप्शन डी। अगर वर्ग कहेगा तो वर्ग में कितना मारना है? वर्ग में मारना है 9। वर्ग में कितना मारना है? 9 मारना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर का, और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है? तो ध्यान देना है कि ये है, कट्टा है, कुल्ल है, डगवेल भी है, इरिस नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है 44 नंबर का, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बिजली का उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति? सभी उद्देश्य था, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 45, इसमें है अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, कमी? तीनों हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़े होंगे ट्रिपल आर के बारे में। ट्रिपल आर देख लीजिए, यहाँ इंग्लिश में ऑप्शन दिया हुआ है ना, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस। ठीक है, इसलिए तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। 46 नंबर का जो प्रश्न है, 46 नंबर में निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो इसमें से कोयला और पेट्रोलियम, ये तो अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसमें सही आंसर कौन आ जाएगा? 1। सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। बहुत बार पूछा है मीथेन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है? पेप्टिक अल्सर जो है ना, आंत से जुड़ी बीमारी है, और ये जब हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो ये हो सकता है। ठीक है, और अल्सर जो है ना आगे चलकर आंत का कैंसर का रूप ले लेता है, तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर का जो प्रश्न है, यह है कि पीत रस स्रावित होता है कहाँ से? तो आपको याद रखना है कि यकृत से। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है, और ये पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, 50 नंबर का जो प्रश्न है, यह है छोटी आंत यानी क्षुद्रांत में स्थित रंसांकुर का क्या तात्पर्य है? तो अवशोषण अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल घटाना, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 51 नंबर का प्रश्न है, मुख गुहा। 51 नंबर का जो प्रश्न है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रास नली, ग्रसनी, ग्रहणी? ये तो नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रसनी। ठीक है, ग्रास नली जो है, इसमें जो है सिर्फ खाद्य पदार्थ जाता है, यानी कि भोजन जाता है, और ये वायु मार्ग और भोजन मार्ग दोनों होता है, इसलिए मुख गुहा का जो पिछला भाग होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रसनी हो जाएगा। अगला 52 नंबर का जो प्रश्न है, वो प्रश्न है कि बाहरी वातावरण से कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना क्या कहलाता है? तो इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन का स्थानांतरण मतलब ऑक्सीजन का ग्रहण करना, और CO2 का हटाना मतलब छोड़ना। तो सम्मिलित रूप से हो जाएगा श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 53 नंबर का जो प्रश्न है, यह है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में
जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया है पर्णहरित, CO2, जल, सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल। ठीक है, यहीं से ऑक्सीजन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, इसका सही आंसर ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर की ओर। 55 नंबर का जो प्रश्न है वो है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम और फ्लोएम बहुत पूछता है। तो जाइलम जल का संवहन करता है, याद रखना है, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। और फ्लोएम जो है ना, अगर भोजन का संवहन पूछता तो हो जाता फ्लोएम, यहाँ जाइलम था इसलिए जल का संवहन होगा। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? तो रक्त में ये RBC पाए जाते हैं, WBC पाए जाते हैं, रक्त पट्टिकाणु पाए जाते हैं। इस हिसाब से जो है ना इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन दिया हुआ है विविधता, अंकुरन, प्यूबर्टी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यूबर्टी। ठीक है, अगला 58 नंबर जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? इसमें है डायफ्राम, कॉन्डोम, कॉपर टी एवं लूप। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ध्यान देना कि प्रायः जो सभी वाला ऑप्शन है और दोनों वाला ऑप्शन है, आप देख पाएंगे कि ये मैक्सिमम आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एटाविज्म क्या, एटाविज्म का अर्थ क्या है? ये 59 नंबर का क्वेश्चन है आपको। तो मैं बता दूं, एटाविज्म है ना, वो है जिसमें कि जो पूर्वजों का जो गुण है वो आ जाता है संतति में, लेकिन वो जनकों में नहीं होता है। ठीक है, बहुत पहले के जो पूर्वज है उनका गुण आने लगता है, जनक का नहीं। तो उसी को क्या कहते हैं? एटाविज्म। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ प्रश्न है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? क्या कहलाती है? जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? विकासवाद का सिद्धांत डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न में क्या है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले रसायन, बहुत बार पूछा है, तो आंसर हो जाएगा DDT। ठीक है, DDT। अगला प्रश्न है 63 नंबर का, क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। तो आपको याद होना चाहिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक, द्वितीय, ये सब पूछता है। तो प्राथमिक में हो जाएगा शाकाहारी। ठीक है, चलिए अगला, CFC का व्यापक उपयोग रेफ्रिजरेटरों में होता है। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, एयर कंडीशनरों में। ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में। ठीक है, इसमें से सही मारना है आपको, डी मारना है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। 65 नंबर का जो प्रश्न है, 65 में है कि लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता यानी P और F, इसमें कैसा संबंध है वो बताने बोल रहा है। तो मैं बता दूं कि F जो है ना ये फोकस दूरी है और ये क्या है, क्षमता है। तो फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम है वही होता है क्षमता। तो जब एक दूसरे का विपरीत मतलब व्युत्क्रम है, इसका मतलब दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप P बराबर क्या होता है, 1/F। तो जब गुना कर देंगे तो P × F बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर बी सही हो जाएगा। आगे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66 का, कमरे का कौन सा, सॉरी कमरे नहीं है, कैमरे है, कैमरे का कौन सा भाग आँखों के रेटिना की सतह कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, फिल्म। क्या हो जाएगा, फिल्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु, आपको पता होना चाहिए कि निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु जो है वो होता है, वो कितना होता है, वो होता है 0। कितना होता है, 0। एक मिनट आपको पता होना चाहिए कि निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु हो जाएगा अनंत। इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
कि चंद्रमा पर खड़े यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा दिखाता है, मतलब प्रतीत होता है? तो लाल, नीला, काला, उजला। ये सही है, काला। ठीक है, क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ अंतरिक्ष में जो है ना ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन का अभाव होता है। चलिए 69 नंबर का जो प्रश्न है उसमें है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जब समंजन क्षमता कम हो जाता है तो कौन सा रोग उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है ना, फोकस दूरी जो है ना क्या हो जाता है, वो दूर चला जाता है। ठीक है, पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। निकट में जो है ना रेटिना के आगे हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो आंसर इसका हो जाएगा 0.24। 0.24 यहाँ पे आपको दिया नहीं गया है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है इसका 0.239। तो इस हिसाब से 0.23 को आप टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? कई बार पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, अगला कल्पक्कम। जैसे कल्पक्कम मिले तमिलनाडु मारना है। कहाँ है? तमिलनाडु। क्या लिखा है? कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? कहाँ है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या लिखा है? घरेलू गैस एलपीजी। एलपीजी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन। तो यहाँ पे इसमें से कहेगा मुख्य चुनने के लिए। देखिए यहाँ मुख्य बोल रहा है, प्रमुख अवयव। तो एक आंसर मानना है ऑप्शन सी, ब्यूटेन। हालांकि दोनों होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत। अनवीकरणीय में तो कोयला और पेट्रोलियम। ऑप्शन बी सही है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अर्थात उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन डी। 77 नंबर का प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक। स्थानांतरण कहेगा तो आपको याद रखना है कि स्थानांतरण के द्वारा वैद्युत संयोजी यौगिक बनता है, इसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक। और जब इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है यौगिक तो सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा। तो यहाँ पे स्थानांतरण है, इसलिए आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन अवघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? अवघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो ये तो संयोजन लग रहा है, ये भी संयोजन लग रहा है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, अवघटन मतलब 1 का 2 में देखिए टूटना, ये टूट गया है, अवघटित हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ठीक है, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। संतरा, नींबू, सिट्रिक, टमाटर, ऑक्जेलिक। ठीक है, अंतिम नंबर प्रश्न है आपका कि बूझे हुए चूने का रासायनिक नाम। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो अब ध्यान दीजिए कि बूझे हुए चूना कहे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मारना है, अब बिना बुझा कहे तो कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ बिना बुझा नहीं बल्कि बूझे हुए चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब कुल 80 प्रश्नों को हम लोग देख लिए, और अगर आपको इसी तरह का वीडियो चाहिए तो अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। आपको कैसा लगा, क्या ये मदद कर सकता है आपको एग्ज़ाम में?